नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 17 अगस्त 2023 और स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। हिंदू में एक इशू इंपॉर्टेंट है, हाउसिंग फॉर ऑल। इसके अलावा 3 और इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। मतलब एक तो एग्जाम्पल ही है जिसमें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसमें धांधलेबाजी हुई है। कुछ ऐसे पेशेंट्स जिनको पहले डेड डिक्लेयर कर दिया गया लेकिन बाद में उनके नाम पर स्कीम से पैसा खींचा गया। चलो वो देखेंगे जो भी एग्जाम्पल है। इसके अलावा एक मिजो इंसर्जेंसी से संबंधित आर्टिकल डिस्कस करेंगे। नॉर्थ ईस्ट में मिजो इंसर्जेंसी क्या थी जो 1966 में स्टार्ट हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने कोट किया था कि मिजोरम में बम बरसाए गए। इसके अलावा एक और आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। पार्लियामेंट में एंटर करने के लिए मिनिमम एज क्या इसे रिड्यूस करके 21 कर देना चाहिए। अभी ये एज लोकसभा में 25 है, राज्यसभा में 30 है। क्या घटा के 21 कर दिया जाए, क्या फ़ायदे नुकसान, सब डिस्कस करेंगे। और देखो एक चीज़, क्वेश्चन कई दिनों से हम नहीं डिस्कस कर पा रहे हैं, वो बस छूट गया। आज भी इवन हम क्वेश्चन नहीं डिस्कस कर पाएंगे और समरी जो है वो भी नहीं डिस्कस कर पाएंगे क्योंकि समरी की फाइल जो है वो तैयार नहीं है। लेकिन कल से हम दोनों चीज़ों को डिस्कशन में शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारे देश में पार्लियामेंट में एंटर करने के लिए यानी लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज होनी चाहिए 21। इस इश्यू पर फोकस करता है आर्टिकल और आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। दिन था 18 मई 1949 का। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में डिबेट चल रही थी और इशू था लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए। ऑलरेडी जो ड्राफ्ट बन चुका था उसके अनुसार लोकसभा में एंटर करने के लिए मिनिमम एज 25 और राज्यसभा में एंटर करने के लिए मिनिमम एज होनी चाहिए 35। बट इसी बीच खड़ी होती हैं दुर्गाबाई देशमुख। दुर्गाबाई देशमुख जिन्होंने इंडियन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, सबसे बड़े लीडर्स में से एक जिन्होंने काम किया वुमेन इमेंसिपेशन पर, यानी महिलाओं को उनके अधिकार दिलवाने पर। तो इन्होंने अपना एक प्रपोजल रखा कि राज्यसभा में एंटर करने के लिए मिनिमम एज 35 के बजाय 30 होनी चाहिए। इन्होंने बोला देखो वैसे तो ये मान्यता है कि एज के साथ एक्सपीरियंस आता है, बट इंडियन जो यूथ है ना वो प्रिकॉशियस है। प्रिकॉशियस का मतलब जल्दी मैच्योरिटी हासिल कर चुका है क्योंकि इंडिया के यूथ ने काफ़ी कुछ देखा है। आज़ादी की लड़ाई में भगत सिंह जैसे लोगों का एग्जाम्पल उन्होंने दिया। इसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि आज के समय में एजुकेशन करिकुलम काफ़ी ज़्यादा वास्ट है, ब्रॉड है, तो यूथ को पता चलता है अपने सिविक राइट्स के बारे में। एज ए सिटीजन उनके पास में क्या अधिकार हैं और क्या ड्यूटीज़ हैं। तो इसलिए उन्होंने बोला मैं प्रपोजल रखती हूं कि यूथ को भी एक मौका मिलना चाहिए स्टेट के अफेयर्स में ट्रेंड होने का। ये देखो आपके सामने सारी इंफॉर्मेशन है कि देश का प्रेसिडेंट बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए 35, वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए 35, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए मिनिमम एज कितनी 25। एक ट्रिकी क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, ट्रिकी है, सोच समझ के आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन आपके लिए ये है, लोकसभा में स्पीकर बनने के लिए मिनिमम एज कितनी चाहिए। स्पीकर बनने के लिए लोकसभा में मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो देखो दुर्गाबाई देशमुख ने जो प्रपोजल रखा ना कि राज्यसभा में एंटर करने के लिए मिनिमम एज 35 नहीं बल्कि 30 होनी चाहिए, इसके पक्ष में खड़े हो गए HV कामत। वो तो एक कदम आगे चले गए। उन्होंने एग्जाम्पल दिया विलियम पिट का। विलियम पिट जब यूके पार्लियामेंट के मेंबर बने थे ना, जब इन्होंने यूके की पार्लियामेंट में एंटर किया तो इनकी एज जानते हो कितनी थी, सिर्फ 21 साल। और 24 साल की उम्र में तो ये प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। तो इसलिए HV कामत ने प्रपोजल रखा कि चाहे लोकसभा हो राज्यसभा दोनों में एंटर करने के लिए मिनिमम एज होनी चाहिए 21। इसके अलावा दुर्गाबाई देशमुख के अमेंडमेंट का समर्थन किया गया छिबन लाल सक्सेना के द्वारा भी। छिबन लाल सक्सेना के बारे में अगर यूपीएससी प्री में क्वेश्चन पूछ ले कब सुर्खियों में आते हैं, जलियांवाला हत्याकांड जब हुआ था ना तो उसके विरोध में इन्होंने कानपुर में हड़ताल ऑर्गेनाइज करवाई थी और इनको अरेस्ट किया गया था। इसके अलावा एक और लीडर ताजमल हुसैन, ये बैरिस्टर थे और 2 समय के राज्यसभा MP थे। इन्होंने भी समर्थन किया दुर्गाबाई देशमुख की अमेंडमेंट का कि मिनिमम एज को कम कर दिया जाए। फाइनली इन्होंने जो प्रपोजल रखा उसे एडोप्ट कर लिया गया। आज हमारे संविधान में क्या प्रोविजन है, मिनिमम एज लोकसभा का मेंबर बनने के लिए 25 और राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए 30। दोनों जगह है ये, मतलब लोअर हाउस में और अपर हाउस में, मतलब स्टेट लेवल पे भी और यूनियन लेवल पे भी। देखो दुर्गाबाई देशमुख
ने जिन लड़कों और लड़कियों की बात की थी ना उस डिबेट में, आज वो पहले से ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं। आज वो रहते हैं ग्लोबलाइज्ड ईरा में जहां इंफॉर्मेशन ईजिली अवेलेबल है। आज यंग मैन और यंग वुमन को अपने अधिकारों और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में पता है। पॉलिटिकल इश्यूज़ के बारे में उनकी ओपिनियन काफ़ी मुखर होती है, खुल के बोलते हैं पॉलिटिकल इश्यूज़ पर। जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है ग्रेटा थनबर्ग का, हमारे देश की नहीं है, स्वीडन की है, बट इन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट की थी फ्राइडेज फॉर फ्यूचर। मतलब हर फ्राइडे को स्कूल के बच्चे स्कूल से बाहर आके क्लाइमेट चेंज से संबंधित इशू को रेज करें ताकि अलग अलग देशों की गवर्नमेंट्स पर प्रेशर आए और वो क्लाइमेट चेंज के लिए कुछ करें। लेकिन देखो आज आप अगर देखोगे ना, पार्लियामेंट में आपको बहुत कम यूथ मिलेंगे और बहुत जगह पे जैसे अलग अलग फोरम्स पर, फॉर एग्जांपल यूएन में, दूसरी जगहों पर आपको यूथ का पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा कम दिखेगा। 2018 में एक रिपोर्ट आई थी, ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स के द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश की गई थी। रिपोर्ट में ये बोला गया कि आज के समय में जो यूथ है ना वो काफ़ी चैलेंजेस फेस कर रहा है अपने सिविल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, सोशल राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स और कल्चरल राइट्स को एक्सेस करने में। इस रिपोर्ट में कहा गया, देखो पूरे वर्ल्ड में जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है ना, इनमें यूथ काफ़ी अंडर रिप्रेजेंटेड है। मतलब पूरे वर्ल्ड में अगर आप ऐसे पार्लियामेंट्रियंस को अलग करोगे जो यंग जनरेशन के हैं, जिनकी एज 30 से कम है, तो ऐसे पार्लियामेंट्रियंस की संख्या आपको 2% से भी कम मिलेगी। एक और चीज़, ज़्यादातर देशों में, जैसे देखो हमारे देश में वोट करने के लिए मिनिमम एज 18 है। 18 या फिर 18 से अधिक के लोग जो हैं वो वोट दे सकते हैं। लेकिन एमपी बनने के लिए मिनिमम एज 25 है। तो दोनों एज अलग अलग हैं। वोट देने के लिए मिनिमम एज 18, बट एमपी बनने के लिए मिनिमम एज 25। तो ज़्यादातर देशों में ऐसा है कि वोट देने के लिए जो मिनिमम एज है और एमपी बनने के लिए मिनिमम एज है वो सेम नहीं है, वो अलग अलग हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पर यूनिवर्सिटी कैंपसेस में ये उम्मीद की जाती है यूथ से कि यहाँ वो शुरुआत करें पॉलिटिक्स में आकर, मतलब डिबेट करें इश्यूज़ पर, ऐसे इश्यूज़ जो भारत के भविष्य को प्रभावित करते हैं, फ्री डिबेट करें इन इश्यूज़ पर। बट देखो आप यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स अगर देखोगे 1979 में ना लक्ष्मी शंकर ओझा ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के प्रधान बने थे। और जब इनकी एज पता कितनी थी? 52। और उसी साल उनकी जो डॉटर है यानी बेटी है उसी कॉलेज से पास आउट हुई थी। बहुत बड़ी आर्मी नहीं है, अचंभे की बात नहीं है। मतलब स्टूडेंट पॉलिटिक्स में स्टूडेंट को मौका ही नहीं मिल रहा था। बाद में लिंगडो कमेटी आई। लिंगडो कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दी 2012 में कि ना आप स्टूडेंट यूनियन में लीडर बनने के लिए ना अपर एज की एक लिमिट रख दो। फॉर एग्जांपल 30 से ऊपर के जो लोग हैं वो स्टूडेंट यूनियन का मेंबर नहीं बन सकते, या फिर 35 मान लीजिए। अलग अलग जगहों पर लिंगडो कमेटी की जो रिकमेंडेशंस है ना इंप्लीमेंट हुई। उसके बाद में स्टूडेंट यूनियन में जो लीडर्स इलेक्ट होते हैं उनकी एवरेज एज कम हो गई। 2019 में ये एवरेज एज घट के हो गई 22.5। तो ये सबूत है, 22.5 एवरेज एज का होना। अगर राइट पॉलिसी आप लाओ ना राइट इंटेंशन के साथ, तो आप फर्क डाल सकते हो, इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हो। एक और हैरानी की बात पता है क्या है? जब देखो लोकल बॉडीज में विलेज प्रधान के लिए मिनिमम एज 21 है, जिला परिषद का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज 21 है, ब्लॉक प्रमुख बनने के लिए मिनिमम एज 21 है, तो पार्लियामेंट में एंटर करने के लिए मिनिमम एज ज़्यादा क्यों है? ये काफ़ी हैरानी की बात है। इंडिया में फर्स्ट लोकसभा और राज्यसभा का सेशन ऑर्गेनाइज हुआ 13 मई 1952 को। और देखो उस समय 25 से लेकर 40 की एज ग्रुप में 26% एमपी थे। लेकिन आज 17वीं लोकसभा में सिर्फ 12% एमपी ऐसे हैं जिनकी एज 25 से लेकर 40 के बीच में है। अक्सर हम बात करते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड की, कि भारत में 65% पॉपुलेशन तो ऐसी है जिसकी एज 35 से कम है। हमारे देश में आज के समय में 60 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी एज 18 से 35 के बीच में है। मीडियन एज हमारे देश में है 28.2। मीडियन एज अगर हमारे देश की जनता की 28.2 है, तो राज्यसभा में एंटर करने के लिए मिनिमम एज 30 क्यों है? इस पर हमें सोचने की आवश्यकता है, ध्यान देने की आवश्यकता है।
इसके बाद राइटर बोलते हैं 132वीं रिपोर्ट आई, स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्शन प्रोसेस एंड देयर रिफॉर्म। ये रिपोर्ट प्रेजेंट की गई थी डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस लॉ एंड जस्टिस। इस रिपोर्ट में कहा गया कि जो इलेक्शंस लड़ने की मिनिमम एज है हमारे देश में वो कर दी जाए 18, जो कि मिनिमम एज है वोट देने की। रिपोर्ट में यह कहा गया कि ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज में ना नेशनल जनरल इलेक्शंस के लिए कैंडिडेट्स की मिनिमम एज जो रखी गई है वो है 18। हालांकि कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जैसे बुल्गारिया, चेक रिपब्लिक, इस्टोनिया, आयरलैंड, लातविया, इनमें जो मिनिमम एज रखी गई है इलेक्शन लड़ने के लिए वो है 21। तो भारत की पार्लियामेंट में भी अब ये बदलाव करने की आवश्यकता है, ना सिर्फ पार्लियामेंट में बल्कि स्टेट असेंबलीज में भी। बट देखो दिक्कत ये है, इलेक्शन कमीशन इस चीज़ का फेवर नहीं करता। इलेक्शन कमीशन कहता है अरे यार 18 साल की उम्र में लोग अगर स्टेट असेंबली या फिर पार्लियामेंट का मेंबर बन गए, उनमें तो मेच्योरिटी नहीं होगी, उनके पास तो एक्सपीरियंस ही नहीं होगा। जबकि वहाँ पे एक्सपीरियंस वाले लोग चाहिए, वो लोग चाहिए जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझ सकें। इवन देखो 2000 साल पहले प्लेटो ने ये बोला था कि पॉलिटिकल कॉम्पिटेंस यानी पॉलिटिक्स में कॉम्पिटेंसी यानी कैपेबिलिटी और मेच्योरिटी वो एज के साथ आती है। तो इलेक्शन कमीशन भी इसी रीजनिंग को मानता है कि राज्यसभा में एंटर करने के लिए जो मिनिमम एज है वो 18 या फिर 21 नहीं होनी चाहिए। वैसे देखो राइटर कहते हैं मैंने एक प्राइवेट मेंबर बिल राज्यसभा में प्रेजेंट किया था 2022 में कि आर्टिकल 84 और आर्टिकल 173 को अमेंड किया जाए और मिनिमम एज को 21 किया जाए। 18 नहीं कर रहे तो कम से कम 21 कर लो कि 21 की एज में देश के यूथ जो हैं वो राज्यसभा का और लोकसभा का मेंबर बन सकें। सरकार एक और बिल लेकर आई हुई है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021, जिसमें महिलाओं की जो एज है मिनिमम एज शादी के लिए 18 से बढ़ा के 21 करने की बात कही गई है। तो एक बीच का रास्ता यही हो सकता है कि आप 21 कर दो, मिनिमम एज पार्लियामेंट में एंटर करने के लिए 18 के बजाय आप 21 कर दो। ये बेस्ट है, देश के युवा लोगों को मौका मिलेगा। जब IAS IPS 21 साल की उम्र में बना जा सकता है, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करके अगर कोई करता है तो 21 साल की उम्र में कोई IAS IPS बन सकता है, तो फिर पार्लियामेंट में एंटर क्यों नहीं कर सकता? ये शक्ति। इसके अलावा 21 साल की उम्र में कोई यूथ अगर मेडल ला सकता है देश के लिए तो पार्लियामेंट का मेंबर क्यों नहीं बन सकता? 21 साल की उम्र में कोई अपना स्टार्टअप ओपन कर सकता है, यूनिकॉर्न स्टार्टअप जो हजारों लोगों को रोजगार दे रहा हो, तो पार्लियामेंट का मेंबर क्यों नहीं बन सकता? तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल मिजोरम इंसर्जेंसी से संबंधित है। आप GS पेपर 3 में सिक्योरिटी से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कंटेक्स्ट देखो ये है, प्रधानमंत्री मोदी जब नो वोट कॉन्फिडेंस पर अपनी स्पीच दे रहे थे ना, तो उसमें स्पीच में उन्होंने बोला, आरोप लगाया कांग्रेस पर कि आपके कार्यकाल के दौरान मिजोरम में बम गिराए गए थे एयरफोर्स के द्वारा। पूरा मामला है क्या? देखो कंप्लीट पिक्चर समझते हैं, मिजोरम इंसर्जेंसी थी क्या और कैसे सोल्व हुई। देखो 1966 से पहले ना मिजोरम में ना ये भावना काफ़ी फैल गई, क्योंकि उस समय आज का जो मिजोरम है मिजो डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था और वो असम का पार्ट हुआ करता था, असम का एक जिला हुआ करता था। तो इस मिजो डिस्ट्रिक्ट में ना ये नाराजगी फैल गई कि असम की जो सरकार है वो हम पर ध्यान नहीं दे रही है, सौतेला व्यवहार किया जा रहा है हमसे, यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रही है, यहाँ पे जो सिटीजन्स हैं उनको अधिकार नहीं मिल रहे हैं। तो ना इससे ना 1966 में एक इंसर्जेंसी पैदा हो गई, मतलब जिसकी प्लानिंग तो पहले ही की गई थी। 1966 से पहले लाल डेंगा जो उनके मेन इंपॉर्टेंट लीडर थे उनको अरेस्ट भी किया गया था, क्योंकि वो उस समय ईस्ट पाकिस्तान जो था ना, यानी आज का बांग्लादेश उस समय का ईस्ट पाकिस्तान, तो लाल डेंगा गए थे पाकिस्तान में और हथियारों की बात करके आए थे। तो उस समय असम की सरकार ने लाल डेंगा को गिरफ्तार किया था, लेकिन अच्छे कंडक्ट के कारण उनको छोड़ दिया गया 1964 में। बट उन्होंने विश्वासघात किया। 1966 में 1 मार्च को इंसर्जेंसी स्टार्ट हो गई। इंसर्जेंसी मतलब ऑपरेशन जेरिको स्टार्ट हो गया। ये जो ऑपरेशन जेरिको था ना, ये चलाया गया था किसके द्वारा? मिजो नेशनल फ्रंट के द्वारा। ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको याद हो जाए। 1 मार्च 1966 को एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन जेरिको। ये ऑपरेशन चलाया गया था मिजो नेशनल फ्रंट के द्वारा। इस ऑपरेशन के तहत मिजोरम में जो मेन शहर था ना, जो आज की कैपिटल है आइजोल, इस पर कब्जा कर लिया गया। सोच के देखो, एक ही दिन में आपने कैपिटल पर कब्जा कर लिया। आज की कैपिटल, उस समय इंपॉर्टेंट शहर
आइजोल पर कब्जा कर लिया रिबल्स ने। इतनी जबरदस्त प्लानिंग की गई थी मिजो नेशनल फ्रंट के इंसर्जेंट्स के द्वारा, क्योंकि देखो उस रिबल ऑर्गेनाइजेशन में ना बहुत सारे ऐसे लोग थे, असम राइफल्स के एक्स सर्विसमैन थे, और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अभी सर्विस में थे लेकिन उनकी सिंपैथी थी, वो भी चाहते थे कि मिजोरम के रूप में अलग से एक देश बनाया जाए मिजो लोगों के लिए। तो जबरदस्त प्लानिंग की गई थी ऑपरेशन जेरिको में रिबल्स के द्वारा, इंसर्जेंट्स के द्वारा, और आइजोल सिटी पर कब्जा कर लिया गया। जो सारे जो इंपॉर्टेंट ऑफिसेस थे उन पे कब्जा कर लिया गया, बैंकों पे कब्जा कर लिया गया, और जो नॉन मिजो लोग थे ना वहां पे उनको बंधक बना लिया गया। एक्स्ट्रा रीइंफोर्समेंट भेजी गई 2 मार्च को, 3 मार्च को, लेकिन एक्स्ट्रा रीइंफोर्समेंट भेजने में ना वहां पे बड़ी दिक्कत आ रही थी, क्योंकि जगह जगह पे इन्होंने नाकाबंदी करके रखी थी रिबल्स ने। इवन जो एयरफोर्स है वो भी हेलीकॉप्टर्स में असम राइफल्स के जवानों को यहां पे छोड़ना चाहती थी, लेकिन नीचे मिजो नेशनल फ्रंट के रिबल्स ने गोलियां बरसानी स्टार्ट कर दी हेलीकॉप्टर्स पर। तो सिचुएशन शुरू में तो काफी ज्यादा ग्रिम हो गई थी, लेकिन धीरे धीरे आर्मी ने ऑपरेशन चलाना स्टार्ट किया ग्राउंड लेवल पर, लेकिन मदद की गई एयरफोर्स के द्वारा। एयरफोर्स के द्वारा उस समय मिजो नेशनल फ्रंट के रिबल्स के ठिकानों पर बम बरसाए गए। ये देखो एकमात्र मौका रहा हमारे देश में कि इंडिया की टेरिटरी पर इंडियन एयरफोर्स ने इस प्रकार से कोई ऑपरेशन चलाया हो। वैसे ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशन तो इंडियन एयरफोर्स चलाती रहती है, लेकिन रिबल्स को खत्म करने के लिए, रिबल्स पर अटैक करने के लिए इंडियन टेरिटरी में एयरफोर्स के द्वारा चलाया गया एकमात्र ये ऑपरेशन है जिसमें इंडियन एयरफोर्स ने ग्राउंड लेवल पे आर्मी की मदद की। आइजोल सिटी पर अपना कंट्रोल फिर से इस्टेब्लिश करने में इंडियन एयरफोर्स ने उस समय मिजो नेशनल फ्रंट के रिबल्स पर बम बरसाए थे, और इस प्रकार से 25-30 दिनों के अंदर अंदर फिर से आइजोल सिटी पर जो कब्जा हो गया था रिबल्स का, उसे छुड़वा लिया गया, फिर से कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लिया गया आइजोल सिटी पर। बाद में देखो ये जो इंसर्जेंसी है ना मिजो नेशनल फ्रंट के द्वारा जो चलाई गई, ऑलमोस्ट 20 सालों तक ये इंसर्जेंसी चलती रही। मतलब बहुत सारे लोग मारे गए इस इंसर्जेंसी में, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंसर्जेंसी में लोगों ने पार्टिसिपेट करना बंद कर दिया। फाइनली 1986 में मिजो नेशनल फ्रंट के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पीस अकॉर्ड साइन किया, जिसके तहत मिजो नेशनल फ्रंट मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में शामिल हो गया, और उसके बाद से लेके अभी तक देखो मिजोरम में शांति है। और इसी वजह से मिजोरम का एग्जाम्पल दिया जाता है कि यही एग्जाम्पल दूसरे नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं ना वहां पे भी फॉलो किया जाना चाहिए इंसर्जेंसी को खत्म करने के लिए। अब आप समझ गए, बहुत सारी डिटेल्स इसमें ऐसी हैं आर्टिकल में जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे एयरफोर्स के कितने विमानों ने उड़ान भरी थी, कितने बम बरसाए गए, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। इंसर्जेंसी के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो मिजोरम में कैसे इंसर्जेंसी की शुरुआत हुई 1 मार्च 1966 को, और 1986 में कैसे इंसर्जेंसी खत्म हुई, वो सब अब आपको पता है। क्वेश्चन यूपीएससी पूछे तो आप आंसर दे सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल एक इंपॉर्टेंट इशू से संबंधित है, हाउसिंग फॉर ऑल। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा एक अनाउंसमेंट की गई कि सरकार जल्द ही एक स्कीम चलाएगी ताकि अर्बन एरियाज में जो गरीब लोग रहते हैं ना वो अपना हाउस बिल्ड कर सकें। ये देखो सरकार की तरफ से एक सिग्नल है कि सरकार एक और स्कीम लॉन्च करने वाली है अर्बन एरियाज में जो हाउसिंग की शॉर्टेज है ना उसे एड्रेस करने के लिए। वैसे 5 महीने पहले सरकार ने ये बोला था नई हाउसिंग स्कीम की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन इसको एक्सटेंड कर दिया गया था दिसंबर 2024 तक। बट अब सरकार की तरफ से ये बोलना कि हम एक और प्लान लेके आएंगे अर्बन एरियाज में हाउसिंग की शॉर्टेज को एड्रेस करने के लिए, इसका मतलब सरकार विचार कर रही है कि एक और नई स्कीम लॉन्च की जाए प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन की जगह पे। राइटर कहते हैं देखो 8 साल हो गए प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन को लॉन्च हुए। इस स्कीम में जितने हाउसेज सैंक्शन हुए ना उसमें से सिर्फ 2/3 जो घर हैं वो बन पाए हैं। टोटल हाउसेज सैंक्शन हुए 1,19 लाख, लेकिन हाउसेज एक्चुअली कितने बिल्ड हुए 76.25 लाख। सेंट्रल असिस्टेंस कितनी आई है घर बनाने के लिए, मतलब यूनियन गवर्नमेंट ने कितने पैसे दिए हैं इस स्कीम के टारगेट को अचीव करने के लिए 1.49 लाख करोड़। सेंटर का जो शेयर है ना इस स्कीम में जो भी घर बनता है
सेंटर उसमें कंट्रीब्यूट करता है 24.4%। स्टेट और अर्बन लोकल बॉडीज़ का जो कंट्रीब्यूशन है वो है 16%। बाकी पैसे तो देखो जिसका घर बन रहा है ना उसे खुद देना पड़ता है, यानी जो बेनिफिशरी है उसको कंट्रीब्यूट करना पड़ता है 60%। फॉर एग्जांपल महेश है, महेश के बिना हमारी डिस्कशन कैसे कंप्लीट हो सकती है बताओ। मान लीजिए 1 लाख रुपए महेश को अपना घर बनाने में लग रहे हैं, तो देखो 60% महेश को खुद लगाने होंगे 60,000, 24.4% ऑलमोस्ट यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से आएगा, 16% आएगा स्टेट और अर्बन लोकल बॉडीज़ की तरफ से। वैसे तो सरकार प्रोविज़न करती है कि जो महेश जैसे लोग हैं, बेनिफिशरीज हैं इस स्कीम के, वो उनको 60% अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करना है ना, इसके लिए उन्हें लोन वगैरह मिल जाए। बट देखो दिक्कत ये है कि सस्टेन्ड इनकम अकाउंट में होती नहीं है, तो बैंक उनको लोन आसानी से देते नहीं हैं। इसलिए इस स्कीम का लाभ बहुत सारे लोग नहीं उठा सके क्योंकि उनके पास सस्टेन्ड इनकम नहीं थी, लगातार मतलब खाते में पैसे आते हों किसी ना किसी तरह से, इस वजह से उन्हें लोन नहीं मिला, वो अपना घर नहीं हासिल कर सके। तो नई जो स्कीम सरकार लॉन्च करेगी उसमें बेनिफिशरीज का जो शेयर है ना, बेनिफिशरीज को जितना पैसा देना होता है वो 60% के बजाय 40% देना होगा, ऐसा रिकमेंड किया गया था पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा। इसके अलावा पार्लियामेंट्री कमेटी ने और भी रिकमेंडेशंस दी इस स्कीम को सुधारने के लिए कि देखो आपने अभी जो कंडीशन रखी है ना कि बेनिफिशरीज के पास में सस्टेन्ड इनकम होनी चाहिए, हर एक के पास नहीं होती। अब जैसे कोई स्ट्रीट वेंडर है, उसका काम हमेशा एक जैसा नहीं होता, हो सकता है गर्मियों में सीजन है उसके काम का, फॉर एग्जांपल गन्ने के जूस की कोई रेडी लगाता है तो गर्मियों में उसका काम अच्छा रहेगा, सर्दियों में उतना अच्छा नहीं रहेगा। तो सेम सस्टेन्ड इनकम नहीं हो सकती। आप अलग अलग टोपोग्राफी के हिसाब से अलग अलग फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए फ्लेक्सिबल अरेंजमेंट को फॉलो कीजिए। इसके अलावा एक और कमी रही प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन में, पुअर क्वालिटी के घर, जो घर बने हैं वो काफ़ी ख़राब क्वालिटी के हैं कहीं कहीं पे, और कहीं कहीं पर घर बन गया, बेनिफिशियरी को मिल गया लेकिन अनऑक्यूपाई है, रहने के लिए नहीं आ रहा है वो पर्सन, वो बेनिफिशियरी जिसको घर मिला है, कई बार वो किराए पे चढ़ा देते हैं। वो अनिल कपूर की नायक मूवी नहीं है जिसमें दिखाते हैं कि बेनिफिशियरी को घर मिल गया लेकिन उसने फर्दर किराए पे चढ़ा दिया, उसने बोला कि जहाँ पे घर है वहाँ पे मुझे रोज़गार नहीं अवेलेबल है। तो ये सारे फैक्टर्स सरकार कंसिडर करें। अर्बन हाउसिंग में और बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, जैसे लैंड की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा, कई अलग अलग एजेंसीज से सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है, ये रुकावटें आती हैं। तो देखो सेंट्रल गवर्नमेंट डिस्कशन ऑर्गेनाइज करे अलग अलग एजेंसीज के साथ, जैसे स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज़, अर्बन प्लानिंग बॉडीज़, अर्बन सेक्टर के प्रोफेशनल्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इसके अलावा दूसरे एक्टिविस्ट, सबसे डिस्कशन करके एक नई स्कीम फॉर्मुलेट करे सरकार। पुरानी स्कीम के जो फीडबैक हैं उसको ज़रूर कंसिडर करें, तभी फुल प्रूफ स्कीम लॉन्च की जा सकती है, ये इंश्योर करने के लिए कि सभी के पास घर हो, सभी हाउसिंग को एक्सेस कर सकें। इसके लिए देखो पुरानी स्कीम की जो कमियां हैं ना उसे ठीक करना होगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम से संबंधित। नेक्स्ट, न्यूज़ एथिक्स का एक ज़बरदस्त एग्जाम्पल, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, काफ़ी एम्बिशियस स्कीम, आयुष्मान भारत स्कीम का पार्ट 2018 में लॉन्च की गई। 10 करोड़ परिवार बेनिफिशरी हैं इस स्कीम के, हर एक परिवार को 5 लाख तक का इंश्योरेंस फ्री बीमार पड़ने पर, मतलब सेकेंडरी और टर्सरी केयर के लिए। कोई गरीब पर्सन बीमार हो गया, एकदम से हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा, पैसे नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे लोग इलाज करवा सकें, उनके लिए 5 लाख तक का इंश्योरेंस दिया गया था इस स्कीम में। लेकिन देखो अब सामने आया, काफ़ी धांधलेबाजी हुई है। 6.97 यानी ऑलमोस्ट 7 करोड़ रुपए दे दिए गए 3,446 पेशेंट्स को, जिनको पहले डेड डिक्लेयर कर दिया गया था डेटाबेस में, लेकिन स्कीम से पैसा हड़पने के लिए उनका इलाज जारी रहा। सबसे ज़्यादा ये जो केस सामने आए डेड पेशेंट वाले, ये सामने आए केरला में, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश में। पॉइंट देखो ये है, सरकार कितनी भी बढ़िया बढ़िया स्कीम लॉन्च कर ले, कितना भी बढ़िया ऑनेस्ट इंटेंशन के साथ आगे चले, जनता जब तक इस प्रकार के काम करने नहीं छोड़ेगी तब तक देखो जो हम बात करते हैं गरीबी पूरी तरह से खत्म हो, वो सब चीज़ें नहीं होंगी। समझ गए? वैसे अब सरकार बोल रही है कि हमने लाइसेंस कैंसिल किए हैं। आप एक बात बताइए, ऐसी चीज़ें,
ऐसी चीज़ें बिना जनता के, बिना डॉक्टर्स के, बिना गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के मिली भगत के चल सकती हैं क्या? नहीं चलती। सब मिले हुए होते हैं तब जाके ऐसी चीज़ें चलती हैं। लेकिन काफ़ी दुख की बात है कि इन लोगों की वजह से जो धांधलेबाजी करते हैं, फिर कई बार अच्छी स्कीम भी बंद करनी पड़ती है, और जब स्कीम बंद हो जाती है तो वास्तव में गरीब लोग जिनको स्कीम का फ़ायदा हो रहा था उनको सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। तो ये एग्जाम्पल आप दे सकते हो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से संबंधित जो कैग ने अपनी रिपोर्ट जारी की है। ये 2 क्वेश्चंस हैं जो आपको अटेम्प्ट करने हैं, एक मिजो इंसर्जेंसी से संबंधित और दूसरा मिनिमम एज पार्लियामेंट में एंटर करने के लिए क्या होनी चाहिए, इस इशू से संबंधित। आज देखो हम जो समरी है वो नहीं डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि समरी वाली जो फाइल है वो लेट मिलेगी, तो इस वजह से हमारी जो समरी डिस्कस करनी है वो रह जाएगी। तो फिलहाल हम हमारी डिस्कशन को यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।